क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी लोग इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या था। अगर भाई साहब लिम्फोसाइट जो सबसे छोटी कोशिका होती है डब्ल्यूबीसी में, बराबर है, सबसे छोटी कोशिका है, तो भाई साहब ये अगर असामान्य रूप से इनकी संख्या अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं और सभी का लगभग सही आ रहा है। इसका आंसर रहेगा आपका ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है, जिसे ही हम बोलते हैं भाई साहब ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं जी, ब्लड कैंसर हो जाता है। माने कि भाई साहब जिस थाली में खाए उसी में छेद हो गया, ऐसी बात हो गई। मान कि रक्षक ही अभी क्या बन गया है, भक्षक बन गया है। ये आपको याद रखना है। ल्यूकेमिया का वही तो मतलब हो गया भाई साहब कि जो रक्षण करने वाला था, जो लिम्फोसाइट भाई साहब कैंसर की कोशिकाओं से लड़ने का काम करता था, अगर उसकी कोशिकाएं ज्यादा बढ़ गई तो आपको ब्लड कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड कैंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। और सभी से मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, सभी लोग मुझे बताएंगे कि अगर भाई साहब कैंसर से लड़ना है तो हम कौन से विधि का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी विधि होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर रहेगा आपका रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी, यह आपको याद रखना है। और इस रेडियोथेरेपी में कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है, यह क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं अभी। कैंसर से ट्रीटमेंट करने के लिए हम रेडियोथेरेपी इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर जो किरणें होती है, मान कि निकलने वाले, ठीक है, अल्ट्रा क्या बोलेंगे, गामा किरणें जो होती है, वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। और सभी लोग भाई साहब ये बताएंगे कि उसमें कौन सा धातु इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने बोला है कि भाई साहब कोबाल्ट 60, उनको भाई साहब मैं बोलना चाहूंगा कि आप कमाल के हो, लाजवाब हो, बेमिसाल हो, क्योंकि यह क्वेश्चन आसानी से आता नहीं है। और जिनको आया है भाई साहब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, यह आपको ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल किया जाता है, यह आपको याद रखना है। और ये रेडियोथेरेपी के लिए भाई साहब जिसका इस्तेमाल कर रहे हो, आप सभी को पता है कि इसमें क्या हो रहा है जी। ये आप नीली वाली जो कोशिकाएं देख रहे हो, ये आपकी कौन है जी, ये आपकी लिम्फोसाइट्स होती है। और इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये बाकी की कोशिकाओं को मारने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए, और मुझे लगता है ये जो है क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क एज ए होमवर्क करके छोड़ा था। चलिए कुछ बात नहीं है, चलिए बताओ, अभी आंसर कर देंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा। और थकना नहीं है भाई जी, चलो जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। जिसे बोला जाता है केंद्र प्रसरण, माने कि सेंट्रीफ्यूगेशन बोला जाता है। यह आपको याद रखना है। और आप सभी को पता है भाई साहब कि जो केंद्र प्रसरण होता है उसमें भाई साहब कुछ इस तरह से आपकी विधि होती है। क्या करते हैं, ट्यूब को डाल देंगे और उनको बहुत ज्यादा गति में ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाएंगे। उससे क्या हो जाता है, इससे एक काम हो जाता है कि जो भारी चीज होती है, जो भारी वस्तु होती है, या भाई साहब जो कण होते हैं, ये नीचे बैठ जाएंगे। और भाई साहब जो पतले चीज होती है और जो पतली होती है, माने कि हल्की होती है, भाई साहब वो ऊपर रह जाएंगी, ये ऊपर रह जाएंगी। ये भी आपको याद रखना है। साथ में ये विधि एक और जगह पे इस्तेमाल की जाती है, वो है अगर भाई साहब ब्लड सैंपल आपको दे दिया है तो उसमें प्लाज्मा को अलग करना और जो ब्लड कोशिकाएं होती है, ब्लड सेल्स होती है, उनको अलग करने के लिए भी इस विधि का उपयोग किया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। प्लाज्मा मतलब क्या होता है, यह हमारे खून का तरल पदार्थ होता है। और ब्लड सेल्स माने क्या होते हैं भाई साहब, ये हमारे खून के ठोस पदार्थ होते हैं। जब इस तरह से घुमाया जाता है तो जो सबसे नीचे है यहां पे आपकी ब्लड सेल्स बैठ जाएंगी और ऊपर ऊपर क्या रहेगा, आपका प्लाज्मा रहता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। ये यहां तक क्लियर हो गया सभी का।
चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और देखिए एकदम इजी सा क्वेश्चन आप सभी के लिए, और कोई भी इसका आंसर गलत नहीं करेगा। ये ऑप्शन के साथ जैसे क्वेश्चन आया है वैसे ही मैंने रख दिया है। बिहार में पूछा गया था क्वेश्चन जीएस में 2012 में, तो 2012 में पूछा तो क्या हुआ भाई साहब, इसके हम 12 बजा देंगे। चलो 12 बजा दो इसके, और कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बताओ भाई साहब, ऑप्शन क्या रहेगा आंसर? बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा जी? ऑप्शन नंबर बी, माने कि 7.5 से लेकर 8 इसके पीएच होता है। किसका? ब्लड का होता है, ब्लड का होता है। और कोई मुझे बता सकता है कि हमारा खून जो होता है भाई साहब ये इतना है, तो सभी लोग मुझे बताएंगे हमारे पेट में जो भाई साहब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है इसका पीएच मान कितना होता है? चलिए बताइए, इसका पीएच मान कितना होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से करेंगे। चलिए बताइए, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, आप सभी को पता है, और उसका पीएच मान कितना होता है? जल्दी से बताएंगे जी। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। जिन किसी ने आंसर दिया है 1.5 से लेकर 3.5 के बीच में होता है, यह आपको याद रखना है। 1.5 से लेकर 3.5 के बीच में होता है, यह आपको याद रखना है। अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछूं आपको, एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे आपको, पर आपको ट्राई करना है, ठीक है? देखो क्वेश्चन ये है कि कंप्लीट डाइजेशन कहां पे होता है? कंप्लीट डाइजेशन, हमारे शरीर में कंप्लीट डाइजेशन माने कि जो भी हम खाना खाते हैं उसका पूर्ण पाचन कहां पे होता है? पूर्ण पाचन कहां पे होता है? ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन नंबर ए, पहला रहेगा आपका पेट माने कि स्टमक। ऑप्शन नंबर बी, दूसरा रहेगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन माने जिसे जिसे बोलते हैं हम छोटी आंत बोलेंगे। और तीसरा ऑप्शन जो महत्वपूर्ण रहेगा वो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम बड़ी आंत बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। चौथा ऑप्शन आपको सभी को पता है मोर देन अबव, और पांचवा रहेगा भाई साहब नन ऑफ अबव, माने कि इसमें से कोई भी नहीं। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे, बताइए। अरे क्या बात है भाई साहब, बोलने से पहले ही बता दिए हो, बोलने से पहले ही बता दियो। बहुत बढ़िया, आपका आंसर रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, माने कि छोटी आंत में हमारा पूर्ण पाचन होता है। वेल डन। उसके साथ एक और क्वेश्चन पूछ लू, एक और क्वेश्चन पूछ लू। चलिए बताइए, चलिए बताइए, हमारे शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उसका सबसे अधिक अवशोषण कहां पे होता है? अवशोषण कहां पे होता है? कहां होता है? चलिए, यही ऑप्शन है हमारे पूरे के पूरे। हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं, फिर उससे प्रोटीन बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, फैट बनता है, मिनरल्स बनते हैं, पानी बनता है। इन सभी पोषक तत्वों का मैक्सिमम, सबसे ज्यादा पोषक तत्वों का अवशोषण कहां पे होता है? चलिए बताइए। बड़ी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है, कि पेट में होता है, कि भाई साहब कहां पे होता है? चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। इसका भी आंसर क्या रहेगा? इसका भी आंसर आपका रहेगा भाई साहब छोटी आंत। क्या रहेगी? छोटी आंत में सबसे ज्यादा अवशोषण होता है, ये आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका खून, और खून का पीएच आपने बता दिया 7.4 से लेकर 8 के बीच में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। अगर मैं वाटर साइकिल की बात कर रहा हूं, जहां पे बर्फ जो है भाई साहब डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है आपके वेपर में, माने कि आपका बर्फ जो होता है भाई साहब ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है किसमें जी भाई साहब? भाप में कन्वर्ट हो रहा है। तो बताइए इस विधि को या प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका सब्लिमेशन, माने कि जिसे हम क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है भाई साहब? जिसमें डायरेक्ट जो आपका सॉलिड होता है भाई साहब, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें जी? गैस में। उसे बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन का एक एग्जांपल भाई साहब, जहां पर जिसके ऊपर अनगिनत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कौन सा? ड्राई आइस। चलिए बताइए, ड्राई आइस का मतलब क्या होता है? देखते हैं इसका उत्तर कौन करता है। ड्राई आइस का मतलब क्या है? ड्राई आइस क्या होता है? बहुत बढ़िया, जी हाँ, कपूर भी होता है। बहुत बढ़िया।
ड्राई आइस का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चन, माने कि इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मैं अगर यहां पे क्वेश्चन पूछूंगा ना तो यहां पे लिखने के लिए मुझे जगह कम पड़ जाएगी। इतने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी आया था भाई साहब, इस बार भी पूछा गया था। और इसका आंसर क्या रहेगा? ड्राई आइस मतलब होता है भाई साहब शुष्क बर्फ जिसे बोलते हैं। और शुष्क बर्फ मतलब क्या होता है जी? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। और आपने देखा होगा अंबानी के शादी में आप गए थे ना, मुझे पता है आपको न्योता आया था, मुझे अंदरूनी खबर मिली थी, ठीक है, कि भाई साहब बिहार के लड़के जो थे, जो यूपी के लड़के थे, वो अंबानी, जो अनंत अंबानी की शादी थी वहां पे घुसे थे चोरी चोरी, न्योता नहीं मिला था। और आपने वहां पे जाकर ये पक्का धुआं देखा होगा, है ना? ये धुआं धुआं आपने देखा होगा अंबानी के पूरे स्टेज के ऊपर। वो धुआं किससे बना था? वो बना था भाई साहब आपके शुष्क बर्फ से बना था, ड्राई आइस से बना था, है ना? देखा ना, आप सभी ने देखा है, मुझे पता है आप गए थे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते देखते इसका आंसर कौन करता है। चलिए बताइए जी। आया था पीआरटी में क्वेश्चन आया था उसके बारे में। चलिए बताइए। कुछ बच्चे बोल रहे कि सर हम गए थे बाथरूम धोने के लिए गए थे। भाई साहब जाना बड़ी बात हो गई ना, कैसे भी जाओ, किसके लिए भी जाओ, है ना? चलिए बताइए, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दे दिया है। यहाँ पे उसका उत्तर रहेगा आपका उदासीनीकरण। क्या रहेगा? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण यहाँ पे जो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम बोलते हैं भाई साहब NaOH, और साथ में ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिसे बोलेंगे हम HCl। इन दोनों को रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा भाई साहब खाने का नमक मिलेगा, और साथ में आपको H2O मिलेगा। इस विधि में ये जो नमक बन रहा है, ये नमक बन रहा है, और ये भाई साहब पानी बन रहा है। इस विधि को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है उदासीनीकरण। क्या बोला जाता है? उदासीनीकरण, माने कि जिसे बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं जी? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपको पूछा जाए NaOH किस प्रकार का क्षार है, ये किस प्रकार का क्षार है? ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस माने कि होता है क्या बोलेंगे? मजबूत क्षार होता है। और उसी तरह से HCl जो है भाई साहब, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कैसे होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड माने कि भाई साहब ताकतवर अम्ल होता है। और जब कभी भी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को भाई साहब रिएक्ट करा जाए तो वहां पे कौन सी प्रोसेस होती है? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है। उसी तरह से आपको एक और बात ध्यान में रखना है कि जब कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट किया जाए, स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट किया जाए, उसी तरह से वीक एसिड एंड वीक बेस को रिएक्ट अगर किया जाए तो इन दोनों प्रोसेस में क्या बनेगा जी? आपका क्षार बनता है। समझता है? क्षार बनता है और भाई साहब पानी बनता है। और इन दोनों प्रोसेस में जो विधि होती है उसे बोला जाता है आपका उदासीनीकरण। यह आपको याद रखना है, ठीक है। जब कभी भी रिएक्शन हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड या वीक बेस की अगर रिएक्शन करेगी तो उसे हम उदासीनीकरण बोलेंगे। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहां पे कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा जिसे आपको याद रखना है, जो कि हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर भाई साहब एसिड को पहचानना है तो कैसे पहचानोगे? दो चीजें खट्टी होती है, जैसे कि भाई साहब ये आपका टमाटर हो गया, ये आपका भाई साहब नींबू हो गया, और भाई साहब रसीली इमली। रसीली इमली खाए हो कि नहीं खाए हो? मुंह में पानी आ गया है ना, किसकी वजह से? क्योंकि वो खट्टी होती है। कैसे होती है? खट्टी होती है। और वहां पे भी क्या होता है भाई साहब? एसिड होता है। जितनी भी चीजें खट्टे खाओगे उसमें एसिड होता है, ये आपको याद रखना है। साथ में अगर क्षार माने कि बेस की बात करूं तो जो भाई साहब चिकने चिकने पदार्थ होते हैं, फिसलन वाले, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? वो रहेंगे आपके क्षार। और कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। करेले कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। क्यों कड़वे होते हैं? क्योंकि उनका गुणधर्म भाई साहब कैसे होता है? क्षारीय होता है। कैसे होता है? क्षारीय। उसी तरह से आपका डिटर्जेंट,
ये भी आपका क्षारीय होता है। कोई भी भाई साहब आप जो साबुन इस्तेमाल करते हो वो भी आपकी क्षारीय होती है। जो आप हैंड वॉश इस्तेमाल करते हो वो भी आपका क्षारीय होता है। और साथ में आपका खून जो होता है भाई साहब वो कैसे रहेगा, वो भी आपका क्षारीय होता है। इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। क्लियर हो गया है? एक और बात आपको पूछता हूं, एक और बात आपको पूछता हूं, सभी लोग मुझे आंसर करेंगे कि इस टमाटर में कौन सा एसिड होता है और इस नींबू में भाई साहब कौन सा एसिड होता है। चलिए बताएं सभी लोग, सभी लोग मुझे बताएंगे, सभी लोग मुझे बताएंगे कि इस टमाटर में कौन सा एसिड होता है। इसमें होता है भाई साहब ऑक्सैलिक एसिड। मैं जो बातें बता रहा हूं सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि मैं जितने भी बातें बता रहा हूं उसका हर एक शब्द, हर एक शब्द जो है बीपीएससी, यूपी टेट, सुपर टेट, उसके बाद एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन से ही बता रहा हूं। एक भी शब्द में एक्स्ट्रा का नहीं बता रहा हूं, ठीक है? हर वो शब्द मैं बता रहा हूं वो एग्जामिनेशन में पूछा गया है, उसमें रहेगा आपका ऑक्सैलिक एसिड। और भाई साहब नींबू में कौन सा होता है जी एसिड? नींबू में कौन सा एसिड होता है? नींबू में होता है भाई साहब आपका साइट्रिक एसिड। कौन सा होता है? साइट्रिक एसिड होता है। ये भी आपको याद रखना है। एसिड की भाई साहब याद आ गई तो कल मुझे सुबह जो है 2 चींटियों ने इतना जोर से काटा था, और भाई साहब कहां पे काटा था? तो कमर में काट लिया था भाई साहब, पता नहीं कहां से घुस गए थे। तो चलिए मुझे बता देंगे, मुझे जो जलन हो रही थी चींटी काटने के बाद, चींटी काटने के बाद जो जलन हो रही थी भाई साहब वो किसके वजह से, वो किसके वजह से? चलिए बताइए। चींटी अगर काट लिए तो भाई साहब बहुत जलन होती है, और उसमें भी अगर वो लाल वाली चींटी रहेंगी ना भाई साहब, उसने अगर काट लिया तो भाई साहब आधी जान तो वैसे भी निकल जाती है। उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। बहुत बढ़िया, उसमें होता है फॉर्मिक एसिड होता है। और बताओ मैंने क्या किया फिर? चींटी काटने के बाद मैंने क्या किया होगा? ऐसे खुजाया होगा क्या? नहीं, मैं भाई साहब विज्ञान का मास्टर हूं, तो मैंने क्या किया, जो खाने का सोडा होता है ना, खाने का सोडा, खाने का सोडा माने सोडियम बाइकार्बोनेट, माने कि क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है भाई साहब ये कैसे होता है जी? ये क्षारीय होता है। कैसे होता है? क्षारीय होता है। तो मैंने क्या कर लिया, थोड़ा सा पानी लिया, थोड़ा सा उस सोडियम बाइकार्बोनेट के खाने के सोडे में डाल दिया, ऐसे घिसा और जहां पे चींटी काटी थी भाई साहब वहां पे लगा दिया। ये मेरा बन गया मलम। कौन सा मलम? अगर चींटी ने काट दिया तो भाई साहब सोडियम बाइकार्बोनेट माने कि जो खाने का सोडा होता है उसमें पानी डालो और भाई साहब घिस दो, उससे क्या हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी? फॉर्मिक एसिड और भाई साहब बेस। और जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूट्रल हो जाता है भाई साहब। एसिड न्यूट्रल हो गया माने कि मेरी खुजली दूर हो गई। समझ में आ गया? इस तरह से पढ़ाई करना है आपको विज्ञान की, इस तरह से पढ़ना है। सबको समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा करता हूं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताइए, एकदम इजी वाला क्वेश्चन है, ये इन्वायरमेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, ईवीएस का क्वेश्चन है, तो सभी लोग इसका आंसर कर देंगे जी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। सॉइल इरोजन, इसके ऊपर अभी अभी क्वेश्चन आया था। मृदा अपरदन जिसे बोलते हैं, उसको किस तरह से रोका जाएगा? चलिए बताइए, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई साहब। NaHCO3 ये सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका आंसर सभी ने दे दिया है जी। भाई साहब कैसे रोकेंगे? कैसे रोकेंगे? झाड़ को लगाएंगे। पेड़ लगाओ दुनिया बचाओ, पेड़ लगाओ दुनिया बचाओ, ठीक है? ये इसका रीजन रहेगा। और एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा कि बताइए, धरती पर जो ऑक्सीजन आता है वो सबसे ज्यादा कहां से आता है? सबसे ज्यादा कहां से आता है? इसका ऑप्शन देता हूं भाई साहब। पानी से आता है, दूसरा ऑप्शन महासागरों से आता है, तीसरा ऑप्शन पेड़ों से आता है, चौथा ऑप्शन सभी से आता है, और पांचवा ऑप्शन इससे कोई से भी नहीं आता है, किसी से भी नहीं आता। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन धरती पर कहां से आता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा आपका महासागरों से। कहां से आता है? महासागरों से आता है। और महासागरों में कुछ जीव पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं हम फाइटोप्लैंक्टन।
क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। और ये एक प्रकार के जीव होते हैं जो कि क्या करते हैं जी, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस कर कर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया यहां पे सभी को, इतना समझ में आ गया है? तो चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएंगे। सिस्मोग्राफ, ये जो भाई साहब एक क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है, उसका उपयोग क्या होता है, इसके ऊपर भी अभी अभी भाई साहब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जी, इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी अभी बीपीएससी में इसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए बताइए। सिस्मोग्राफ एक उपकरण है, वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्या वो इस्तेमाल किया जाता है हवा की ताकत गिनने के लिए? ठीक है, क्या वो इस्तेमाल किया जाता है भाई साहब भूकंप की ताकत गिनने के लिए, रिकॉर्ड तापमान गिनने के लिए, या इसमें से अधिक या कुछ भी नहीं? आप सभी को पता है भाई साहब, जो रिकॉर्ड करता है कि हवा की ताकत कितनी है, इसे बोला जाता है एनीमोमीटर। क्या बोला जाता है, एनीमोमीटर बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। आपने कुछ इस तरह का डिवाइस देखा होगा भाई साहब, इस तरह से होता है और यहाँ पे ऐसे डंडियां होती है और भाई साहब यहाँ पे ऐसी कटोरियां लगा होती है, कटोरियां लगाई होती है। जो भी मौसम विभाग होता है उसके छत के ऊपर इसे लगाया कर रखते हैं। और आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। और टेम्परेचर गिनने के लिए भाई साहब किसका इस्तेमाल किया जाता है जी, इस्तेमाल किया जाता है आपका थर्मोमीटर का। किसका, थर्मोमीटर का। कर मैंने एक ऑप्शन आपको बताया था, सभी लोग मुझे आंसर करेंगे। सच में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, सच में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप सच में पढ़ाई कर रहे हो तो सभी लोग मुझे आंसर बताएंगे कि अगर बहुत कम तापमान है, बहुत कम तापमान है, तो उसे गिनने के लिए आप किसका उपयोग करोगे? माने कि -80 डिग्री सेल्सियस, -70 डिग्री सेल्सियस, ऐसे जो तापमान होते हैं इसे गिनने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? सभी लोग मुझे आंसर बताएंगे इसका। चलिए बताइए, और फास्ट बताएंगे, जल्दी जल्दी तरीके से, बिल्कुल तरीके से। बहुत बढ़िया, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। अगर बहुत ही कम तापमान है भाई साहब, इतना ज्यादा तापमान है कि भाई साहब आपने देखा होगा ऐसे गर्म पानी भाप निकल रहे, ऐसा ऊपर भी फेंक दोगे तो भाई साहब उसका बर्फ बन के नीचे आ जाएगा। इतना कम तापमान अगर है तो कौन सा? बहुत बढ़िया जी, इसका नाम रहेगा क्रायोमीटर। क्रायोमीटर इसका उत्तर रहेगा, ये आपको याद रखना है, क्रायोमीटर, क्रायोमीटर। ठीक है, और ऐसा विज्ञान की शाखा, ऐसी विज्ञान की शाखा जहां पर बहुत कम तापमान के ऊपर, बहुत कम तापमान के ऊपर जितने भी वस्तु है उनके गुणधर्म क्या रहेंगे उसकी पढ़ाई की जाती है। उस शाखा को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? क्रायोजेनिक। क्या बोलेंगे जी? क्रायोजेनिक बोला जाता है। यह भी आपको याद रखना है, क्रायोजेनिक। बहुत कम तापमान पर पदार्थों का गुणधर्म क्या होता है उसकी पढ़ाई करना। और भाई साहब क्रायोजेनिक में तापमान गिनने को बोला जाता है क्रायोमीटर। अभी समझ में आ गया है? सभी को याद रहेगा जी, याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, आपने सबको समझ में आ गया होता। एक बार यस बोल देंगे, ओके बोल देंगे, हम आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई साहब, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। और ये जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए मैं एक एज ए होमवर्क करके छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि आपका हिंदी का क्लास शुरू होने वाला है, तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। और एक बात बता दूं भाई साहब, जिन बच्चों को लगता है कि भाई साहब अपने, ठीक है, अपने हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से कवर करना है, उसे आगे बढ़ाना है, तो आपको बता दूं आपको टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के लिए हम टीचिंग परीक्षा की ओर से जितने भी वाईटी के ऊपर बच्चे बढ़ते हैं उन सभी के लिए हमने हर संडे को टेस्ट रखा है। और यह टेस्ट रहेगी हमारी कल, क्या रहेगी? कल। जैसा ही हमारा सेशन हो जाता है, कल मैं इस हफ्ते भर में जितने भी क्वेश्चन लिए सभी को रिवाइज करूंगा। सभी बच्चे प्रेजेंट रहेंगे, नए बच्चे भी प्रेजेंट रहेंगे और सभी लोग टेस्ट देंगे और खुद का ज्ञान क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। और भाई साहब ऐप के ऊपर भी हमारे 2 टेस्ट रहने वाले हैं, सभी लोग ऐप वाले बच्चे भी इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया सभी को? तो कल मिलते हैं भाई साहब शार्प 2 बजे, जहां पर हमारी टेस्ट होने वाली है। सभी लोग एक बार तैयार रहेंगे और ओके सर बोल देंगे, लाइक शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। ठीक है जी?
ठीक है। और भाई साहब जिनको लगता है कि विज्ञान के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नोट्स उन्हें चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है भाई साहब साइंस बाय टीपी। साइंस बाय टीपी, जो आपके कमेंट बॉक्स में जो है हमने लिंक कर दिया है, उसे आप क्लिक कर साइंस बाय टीपी नाम का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपका बहुत फायदा होगा। जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी नोट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, में साइंस के वही डालता हूं। चलिए